क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जितना अपनी साइंसी शऊर को बढ़ाता चला जाता है, उसका अल्लाह की जात पर तवक्कल और भरोसा मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि वो पूरी साइंस उसे हैरानी में डालती है कि जिसका इतना शानदार क्रिएशन है वो क्रिएटर कैसा होगा। और ये जो मैंने आपसे कहा कि इंसान की नसों को एक लाइन में लपेट, तो पूरी दुनिया को 2.5 बार लपेटा जा सकता है। और साइंस अभी भी कहती है ठीक ठीक नहीं पता, ज्यादा भी हो सकता है। चंद लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के चुने हुए, जो इंसानियत को अंग्रेजी में कहते हैं ऑल्टरनेटिव थिंकिंग देते हैं, जिसकी मिसाल यह है कि तुम्हें अपना चेहरा नजर नहीं आता, आईना लगा देते हैं, अब दिखेगा। इस इंसानियत के, ये धरती का गोला जब से ठंडा हुआ है साइंस के मुताबिक, जब से इस पे पहला पौधा हरा हुआ, जब से इस पे पहला टेडपोल एक मछली की शक्ल में आया, और जिस दिन ये जमीन खत्म हो जाएगी उस सूर के साथ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के लिए सबको जमा करेगा, इस कुल सिविलाइजेशन मानव सभ्यता के सिर्फ 2 बाब हैं। एक जाते सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का, और उसके बाद। ये सिविलाइजेशन अपनी जिस तरक्की के ऊपर फख्र करती है उसके सिर्फ 2 टुकड़े हैं। इससे पहले बच्चियों के साथ जुल्म होते थे। जो अंबिया भेजे गए वो किन्हीं बस्तियों और किन्हीं कबीलों के लिए भेजे गए, लेकिन जो हमारा और आपकी जो निस्बत है सरकार से, वो ऐसी है कि न सिर्फ आप आखिरी पैगंबर हैं, बल्कि जमीन जब समेट दी जाएगी उस वक्त तक के लिए जो सबसे बेस्ट कंसेप्ट, जो सबसे बेस्ट तरीका, जो सबसे बेस्ट इल्म था, वो आप तुम तक पहुंचा दिया गया। एक इंसान आपको खत लिखे और जिसके नाम से चिट्ठी पे पता डाला गया है, वो उस चिट्ठी उसको मिल जाए और उसका लिफाफा न खोले और यह शिकवा करता रहे कि काश मुझे कोई खजाने का फॉर्मूला मिल जाता तो मेरी तकदीर बदल जाती। आज मुसलमानों का अलमिया यह है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है जिसे हम खोल कर देखना नहीं चाहते। यह भी शिकवा नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। इसलिए गौर करो, ये दुनिया का इल्म पढ़ने के लिए जब मुफ्ती खालिद भाई जैसे मेरे दोस्त आगे आए और उन्होंने कहा कि क्या इन दोनों एजुकेशन सिस्टम को मिलाया जा सकता है, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप IQ स्कूल शेरानी आबाद में जाकर एक बार देखें। ये जो जिसको हम मॉडर्न जदीद इस्लामी साइंसी तालीम कहते हैं, जिसको असरी तालीम कहते हैं, हिंदी में आधुनिक शिक्षा, यह आपको पढ़नी क्यों जरूरी है? इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा, उसकी कुदरत पर और उसकी शान के ऊपर ईमान मजबूत होगा। यह साइंस अगर ना हो तो हमें पता ही नहीं चले कि एक ह्यूमन बॉडी में जितनी नसें डाली गई हैं, अगर इनके तार को सीधा किया जाए तो इस पूरे धरती के ग्लोब को 2.5 बार लपेटा जा सकता है। यह बायोलॉजी अगर हमको ना बताए तो क्या तुम्हें अल्लाह की शान के ऊपर हैरानी ऐसे हो जाती? ये तो नई तालीम ने बताया ना आपको। आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जब एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग होती है तब आपकी उंगलियों के निशान नहीं लिए जाते, आपकी आंख के कॉर्निया का फोटो लिया जाता है जिसे आइरिस कहते हैं। और आइरिस आपकी आंख के काले गोले में नसों की वो फूल से बनने वाली डिजाइन है जिसके लिए किसी भी इंसान की एक आंख की डिजाइन दूसरी आंख से नहीं मिलती। तो ये शान तो अल्लाह की है, साइंस ने अब पता की है। ये दोनों बातें मिलाओगे तो पता चलेगा ना कि ये शान है। और फिर जब तुम्हारा उस रब पे तवक्कल बढ़ेगा, असली तालीम क्यों जरूरी है? ये कौन है जो दोनों तालीमों को अलग करता है और इससे 2 बताता है? मेरे पास में इतनी लंबी लिस्ट है कि रमजान पूरी हो जाएगी, लेकिन जितने मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर नई खोजें की हैं, मैं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं बता पाऊंगा आपको। 1 महीना कम पड़ेगा मुझे।
मेडिकल साइंस में किसी भी अस्पताल में, यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, जहां पर मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है, उनके हर एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अविसीना की तस्वीर लगी हुई है। उनका नाम अविसीना नहीं है, वो अंग्रेजी में अविसीना लिख दिया गया। उनका नाम इब्न सीना है, जिन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया और 18 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी में पहला मरीज ठीक किया। एक नाम जो 1213 ईस्वी का है, मुझे बहुत, जिसको कहते हैं ना झुरझुरी होती है ये पढ़ के कि काश ये काबिलियत सलाहियत हम में भी होती। जिसको आप सुन रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं अपने लिए कि हम कितने नाअहल, अनपढ़ और जड़ लोग हैं कि हमें तो अपनी तारीख भी नहीं पता उन लोगों की हाइट तक कहां पहुंच पाएंगे। एक मिसाल मैं आपको देता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। पानी से घड़ी चलाई जा सकती है। 1213 में अल जजारी ने वो घड़ी चलाई। ये दुनिया के पहले मैकेनिकल इंजीनियर माने जाते हैं और आज भी इंसान की इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खोज है कि हम पावर के लिए, ये बिजली है जनरेटर से आ रही होगी, गाड़ी में आप तेल भरते हैं, ये हम जो खुदा की दी हुई अलग अलग एनर्जी के लिए जिस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं, क्या पानी में वो ताकत नहीं है? क्या आपने कभी सोचा पानी से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती? 13वीं सदी में अल जजारी ने पानी से घड़ी चला दी, वो अभी तक चल रही है और साइंस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि वाटर को किस तरह सोर्स ऑफ पावर में बदला जाए। कौन है अल जजारी? अल जजारी वो हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर इतनी खिदमत की है कि आज आप जिस ऑटोमोबाइल इंजन की स्पीड को मॉडर्न साइंस ने गाड़ी में बदला है, वो अल जजारी का घुमाया हुआ पहला चक्का था और उसमें उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया था। अल किंदी, पूरा नाम याकूब इब्न इशराक अल किंदी, ये कूफा के गवर्नर थे जो बाद में बगदाद चले गए। क्या किया इन्होंने? इन्होंने मैथमेटिक्स, मेडिकल और खगोल, ये आसमान और सितारों की गर्दिश के ऊपर बेशुमार किताबें लिखी हैं। और कुल कितनी किताबें लिखी है? 241, 241, और सब कुरान और हदीस की बुनियाद पे। अल बरूनी, इनका नाम किसी भी साइंटिफिक दस्तावेज से मिटा नहीं सकती ये दुनिया। पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, 10वीं शताब्दी में क्या थे? साइंटिस्ट थे। मैथमेटिक्स के कई फॉर्मूले दिए और मैथमेटिक्स के साथ ज्योग्राफी के, जमीन को नापने और रकबे को नापने का जो पहले फॉर्मूले थे अल बरूनी की तरफ से आए। और यही नहीं, इनका हिस्ट्री के ऊपर भी काम था। अगर आपको आज की असली तालीम की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप समझ सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस तीनों की रास्ते ही अलग अलग है। ये आपके और हमारे बुजुर्गों की शान बता रहा हूं मैं आपको। कोई इंसान मुसलमान होकर तालीम की मुखालफत कर कैसे सकता है? हमें तालीम, सुकरात का एक बड़ा मशहूर कोटेशन है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सोक्रेट अंग्रेजी में कहते हैं। सुकरात ने कहा, मैंने इतना इल्म हासिल करने के बाद यह पता किया कि मुझे कुछ नहीं आता। जिस इब्न सीना का मैंने आपके सामने नाम लिया, जिनको अवी सीना कहते हैं, पूरा नाम अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन बिन अली बिन अल सीना है। 18 साल की उम्र में इलाज किया, 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया, 21 साल की उम्र में पहली किताबें लिख दी और 21 बड़ी और 24 छोटी किताबें और लिखी पूरी जिंदगी में। आज मेडिकल साइंस उनको हर एक यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर लगाती है कि यह इंसान नहीं होता तो आज मेडिकल साइंस यहां नहीं पहुंच सकती थी।
सिर्फ एक इंसान के जिस्म को समझने में उस इंसान का इतना बड़ा योगदान है। कितने नाम लूं मैं आपके सामने। इब्न अल हशम, ये इराक में बसरा में 965 में पैदा हुए। आज की मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और सितारों की गर्दिश में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने दुनिया का पहला बांध बनाने का फॉर्मूला दिया, जिस बांध के बनने की वजह से बाद में टरबाइन को घुमाया गया और टरबाइन के घूमने से ही बिजली बनी, जिससे हम रोशनी कर रहे हैं घरों में। क्या हम में से कोई इब्न अल हशम को जानता है? मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, यह लिस्ट मैंने कहा ना बहुत ज्यादा बड़ी है, इस पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं, इस शहर में जो भी इंसान आपके बीच में से उठे, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन की बात करे, चाहे इस्लामियात की बात करे, या दोनों को मिलाने की बात करे, उसका साथ दो, क्योंकि यह सुन्नत है। सुलह हुदैबिया अल अरकम से निकलता है, जो एक मदरसा है, और सुलह हुदैबिया से मक्का में मुसलमान तबलीग के लिए जाता है। तो इस तरह इस्लाम की पूरी बुनियाद में एक मदरसे का बहुत बड़ा रोल है। जब हम इंसान के एक इंसान दूसरे इंसान की अना की बुनियाद पर जब उसकी मुखालफत करता है, तो शैतान उस पर यूं गालिब आता है कि उसके अच्छे कामों की भी वो बुराई करने लगता है, और उसे मालूम भी नहीं चलता कि वो कुरान, हदीस और सुन्नत से बाहर निकलकर शैतान की पैरोकारी करने लगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, अपनी अना, अपना ख्यालात कहते हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी होशियारी कहते हैं, मुमकिन है वो तुम्हारी है ही नहीं। मुमकिन है कि वो शैतान की पैरोकारी है। इस्लाम की पूरी बुनियाद मुहासबे पे खड़ी है। इंट्रोस्पेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी इंट्रोस्पेक्शन पे है। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। तुमने अपनी बुजुर्गों की शान से उठाया क्या? इसलिए हमें आज ये गौर करने की जरूरत है कि मुसलमान की भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो जवाल की गिरावट की वजह है, वो इसलिए नहीं है कि कोई हमारा ज्यादा बुरा करना चाहता है। शायद वो इसलिए है कि हमने अपना हिसाब रखना छोड़ दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई दाग है बिना आईने के? और इंसान की पूरी शख्सियत का आईना इल्म होता है। जैसे सुकरात ने कहा कि पढ़ने के बाद मुझे पता चला मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए तालीम का जो भी कोशिश दुनिया में जहां पर भी हो रही हो, उसका साथ दीजिए। आपके यहां पर भी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। यह बात अगर हमारे जहन में आती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इस्लामी एजुकेशन से अलग है, तो मैं आपको कहता हूं कि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जितना अपनी साइंसी शऊर को बढ़ाता चला जाता है, उसका अल्लाह की जात पर तवक्कल और भरोसा मजबूत होता चला जाता है। क्योंकि वो पूरी साइंस उसे हैरानी में डालती है कि जिसका इतना शानदार क्रिएशन है, वो क्रिएटर कैसा होगा। और ये जो मैंने आपसे कहा कि इंसान की नसों को एक लाइन में लपेट, तो पूरी दुनिया को 2.5 बार लपेटा जा सकता है। और साइंस अभी भी कहती है ठीक ठीक नहीं पता, ज्यादा भी हो सकता है। ये मेडिकल साइंस अब तक ब्लड पे, खून पे रिसर्च कर रही है कि इसमें और क्या क्या है। जो हम ब्लड रिपोर्ट लाते हैं, जिसको हेमेटोलॉजी रिपोर्ट कहते हैं, उस ब्लड की भी पूरी की पूरी सब की सब चीजें साइंस अब भी पता नहीं कर पाई है। क्या ये दलीलें काफी नहीं है अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के लिए? और इस बात के लिए भी, ऐ रब्बुल इज्जत, तेरी अगर ये शान है और फिर तूने हमें ये शऊर भी दिया कि हम ये सब चीजें समझ लें, तो आप बताओ कि ज्यादा पक्के मुसलमान होंगे कि नहीं होंगे? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी चीज की लीडरशिप कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते तो किसी लीडर का साथ देते हैं।
तो किसी भी अच्छे काम की मुखालफत कैसे कर सकते हैं हम? कोई साबित नहीं कर पाएगा इस बात को कुरान और हदीस से। इसलिए आइए आप और हम मिलकर अपना मुहासबा करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांकें। सूफीज्म की बुनियाद क्या है? मैं अपनी कमियों के बारे में पता करूंगा, अपने नफ्स के बारे में पता करूंगा, अपनी तरफ से छोड़े गए अधूरे कामों के बारे में पता करूंगा। फिर उसमें मैं सीधा रास्ता पता करूंगा कुरान और हदीस के हवाले से क्या है, सुन्नत से क्या है। जब ये दोनों बातें आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा किरदार एक अच्छे इंसान की शक्ल के रूप में उभर के सामने आया। आप अपने बच्चों को हर तरह की तालीम दीजिए। यहां मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूं, और खास तौर से चूंकि बहनें मेरी बैठी हुई हैं बहुत, वो ये कि जैसा मैंने आपसे कहा, किसी भी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनिक बनाया है, अनोखा बनाया है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने घरों के माहौल को ठीक करना है। और घरों के माहौल को ठीक करने का मतलब सीधा सीधा अंग्रेजी में इसे बोलेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग। दुनिया में ऐसा कोई बीज होता नहीं है कि बिना माली की देख रेख के वो ठीक ठीक खिल जाए। जंगल के फूलों की बात नहीं कर रहा मैं। तो घर में बच्चा है, अगर आप चाहते हैं कि वो तालीम में, दुनिया में, माश में, किरदार में, इस देश की सेवा में, इंसानियत की खिदमत में, सब में वो आगे आए, तो ये फर्ज माली का बनता है, मां और बाप का बनता है। एक बच्चे को सही तरबियत देने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स दे सकता हूं। दिक्कत क्या है हमारे सोसाइटी के साथ में कि हम कोई भी बात गोल करते हैं। गोल गोल बात का मतलब मालूम है? यानी अखलाकियात की बात करते हैं, बताते नहीं होगा कैसे। मैं चौकोर बात करता हूं, आप मेरी बात को पकड़ सकते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग का सीधा मतलब है, मैं मध्य प्रदेश में कहीं गया, वहां मुझे किसी ने कहा, नहीं राजस्थान में नीमबाहेड़ा में, मुझे किसी ने कहा मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, आप हमें क्या सलाह देते हैं? मैंने कहा आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता? बोला हां। आपके घर में कोई ऐसा कोना है जिसमें किताबें रखी हैं? उन किताबों को उठाकर कभी आपने देखा? बच्चा कहना नहीं मानता है। बहनें आप भी सुनना ध्यान से, बच्चा कहना नहीं मानता है, बच्चा नकल करता है। जिसके मां बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चों को वो मां बाप जिंदगी भर तलकीन करते रहें, बहुत ज्यादा मुश्किल है वो नमाजी हो जाए। मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, ये हम आप सब जानते हैं। तो उसमें यह कहां लिखा है कि बीए के बाद बंद है? इल्म हासिल करना फर्ज है, वो 88 साल के आदमी पे भी है, 95 वाले पे भी है, 15 वाले पे भी है, 25 वाले पे भी है। हम में से कितने लोग हैं जिनका आखिरी मताला हुआ है? जो ये कहते हैं हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, आपके घर में कोई कोना मुश्किल आपको तब आ रही है बच्चे को पढ़ाने में जब आपने किसी कोने में कुछ किताबें नहीं रखी हुई है और आप उसके सामने उठा के नहीं पढ़ते हैं। बच्चा नकल से सीखता है। आपका बच्चा नमाजी हो जाए, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ मत कहिए उसको, नमाजी हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की संगत अच्छी नहीं है, तो वो मां बाप हिसाब लगाएं कि उनका अपनी औलाद के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मेरा छोटा बेटा मेरा सबसे अजीज दोस्त है। वो कहता है अब्बू यू आर माई फ्रेंड, और मैं उसे कहता हूं हां सही बात है। औलाद के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बातचीत के लिए, अपनी गुफ्तगू, अपने डेवलपमेंट के लिए, वो चाहे खराब ही हो, वो किसी और के पास जाएगा। तो बातचीत ये नहीं होती है कि आप और हम घरों में हैं और मां अपनी औलाद के सामने अपनी ननद यानी बच्चे की फुप्पी की गीबत में बैठी है।
और बाप मामू यानी अब उसकी मां के भाई की गीबत में बैठा है। फिर हम अगर यह कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसकी बुनियाद कहां है? हम में से कितने लोग ऐसे हैं इस पूरी महफिल में, जितने भी, जो अपनी औलाद बोल रहा हूं मैं, यूट्यूब का वीडियो खोल के मत दिखा औलाद को अपनी, जो बैठे और उसके बाद बोले आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में सिर्फ उनकी अपनी बीवियों के साथ किए जाने वाले हुस्न सुलूक पे चर्चा करते हैं। औलाद के साथ की जाने वाली बातचीत के सब्जेक्ट को आप पॉइंटर लिखिए। आपको मैं होमवर्क, आप घर का माहौल ठीक करना चाहते हो ना, आप चाहते हो ना तुम्हारे औलादे कामयाब हो जाएं। अरे नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? आप भी चाह रहे हो ना जी, तो टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, अपनी बात को चौकोर बना रहा हूं, गोल बात नहीं। आप 1 महीना सिर्फ किसी रजिस्टर में डायरी रख लें, जेब में 10 रुपए की आती है, 5 रुपए की, पॉकेट डायरी बोलते हैं उसको। आप दिन भर में जो बातें कर रहे हैं, जैसा जिंदगी जी रहे हैं, जीते रहें। रात को सोने से पहले लिख लें, इन बिंदुओं पर आज हमने घर में चर्चा की। चाहे 1 महीने के बाद डायरी फाड़ देना, पॉइंटर लिखते जाओ। मैंने बच्चे के मामू की बुराई की, मेरी बीवी ने फुप्पी की बुराई की यानी मेरी बहन की, आज हमने भाई साहब की गिबत की, आज हमने गांव में फला इंसान के ऊपर जो तोहमत लगी है, ऐसा चाल चलन है वैसा, इसके ऊपर चटकारे लिए। ये सब लिखो और उन लिखे हुए पॉइंटर में से हर एक के आगे, उसके आगे राइट का निशान लगा लो, जो बातें तुमने बच्चों के सामने की। पहली तो वो जो आपने की, दूसरा ये कि जो बच्चों के सामने की, राइट का निशान लगा लो। सारा हिसाब निकल आएगा कि आपका बच्चा कहां बिगड़ रहा है। कौन कह रहा है बाहर की संगत बिगाड़ती है बच्चों को? ये जमाना कैसा है? मैंने जैसा आपसे कहा, अभी मेरी गुफ्तगू का 4 मिनट पहले का जो सेंटेंस है, मैं दोहरा रहा हूं। मुसलमान का इस दौर में जवाल की सबसे बड़ी वजह मुहासबा खत्म हो गया है, सूफिज्म उठ गया है, दिल के अंदर झांकना बंद कर दिया है, हमने इंट्रोस्पेक्शन खत्म कर दिया है। मुझे अपने गंदे हाथ साफ करने के लिए हमेशा दूसरे का कुर्ता चाहिए, यह है हमारे जवाल की वजह। पॉइंटर लिख लीजिए आप, कितनी बातें की। 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है, बिगड़ रहा है, तो उसकी वजह क्या है। फिर उसके अगले महीने क्या करेंगे आप? उसके अगले महीने बूढ़ा बरगद के कसा हुआ तना ठीक नहीं होता है। वो सारी बातें आप अपनी जिंदगी से नहीं उठा पाएंगे, दावा है मेरा। सिर्फ बच्चों के सामने करना बंद कर दें, वो राइट निशान वाली कहानी हटा दें। तीसरे महीने क्या करें? अब बच्चे से क्या बात करोगे आप? बच्चे से बात करने में आपको पढ़ना पड़ेगा, यही दिक्कत है। जब से आपके और हमारे दिमाग में बात आई है कि मेरी तबाही, गरीबी, बर्बादी, बेइज्जती की वजह कोई और है, उस दिन से ही हम खराब हुए हैं। बार बार बोलता रहूंगा मैं बात। हम हैं, मैं अपनी बर्बादी की वजह में खुद हूं। वो जो कुरान कहता है तुम्हारे हिसाब खोल के दिखा दिए जाएंगे। तीसरे महीने के अंदर जब आप आओ तो बच्चे के लिए आपको पॉइंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये रईस जी से मिलो, ये साजिद साहब से मिलो, ये जो बच्चों को किताबें गिफ्ट में दी गई, इनकी तैयारी करो। तैयारी करने के बाद 4 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बच्चों के सामने आप ये कहिए, आओ सीरत नबी के इस पहलू पे बात करते हैं। आओ जाते हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के इस हिस्से पे बात करते हैं। आओ मैं तुम्हें इंसाफ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर आज एक नई बात बताता हूं। बच्चों के साथ गुफ्तगू के सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, और तरबियत सारी घर से होती है।
और ये जो बातें मैंने कही है ये सिर्फ मर्दों पे नहीं, उनकी माँओं पे, उनकी बहनों पर, औरतों पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि उनका बीता वक्त बच्चों के साथ सबसे ज्यादा होता है। यानी वो कंपेनियन, साथी ज्यादा देर के लिए हैं घर में 24 घंटों में से। फिर आप बोलिएगा कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, कि नमाज नहीं पढ़ रहा, या उसकी संगत खराब हो रही है। बच्चे का मामला तो ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर जाने से पहले ये कहे कि नहीं अब्बू आ रहे हैं, मैं तो अब्बू के साथ दोस्ती है, मेरी बातचीत बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ सिखाते हैं। तीसरी बात, बच्चों को मोबाइल नहीं चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। काम की बात सुननी है ना आपको, गोल बात नहीं है, ये चौकोर बात है। बच्चों को मोबाइल नहीं, कंप्यूटर चाहिए। तुम में जिसकी हैसियत हो वो बच्चे को कंप्यूटर लगा के दे, और कंप्यूटर की स्क्रीन दीवार की तरफ ना हो, कंप्यूटर की जो पीछे का हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ हो, ताकि घर में जब तुम चलते फिरते रहो तो तुम्हारी नजर भी स्क्रीन पे रहे। ये जो कह रहा है कि मोबाइल हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, साइंटिफिक तरीके से बता देता हूं उसकी दो वजह हैं। पहला, मोबाइल को लीजर गैजेट कहा जाता है, मतलब जिस मशीन को लेकर हम बिस्तरों में जा सकते हैं, टॉयलेट में जा सकते हैं। कंप्यूटर लेके कहां जाओगे, वो तो सीट पे बिठाएगा आपको। और दूसरा, मोबाइल से जो आपके बच्चों में गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, जिससे तकरीबन हर माँ बाप परेशान हैं, उसकी वजह यह है कि इसकी स्क्रीन को छुपाया जा सकता है। स्क्रीन की माँ बाप से तो ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसमें तकलीफ क्या है बच्चे को, पर माँ बाप को नहीं पता, वादा ही गलत करते हो। तो 10वीं के अंदर 60% ले आएगा तो तुझे मोबाइल फोन दिला दूंगा। मेरे बड़े बेटे ने एक दिन मुझसे कहा, अब्बू मुझे मोबाइल फोन कब दिलाओगे? मैं कहा पूरी जिंदगी नहीं दिलाऊंगा। बोले फिर मेरे पास फोन कैसे आएगा? मैं कमा लो और खरीद लो। कमाए उसने पैसे, बीटेक में एडमिशन लेने के बाद पैसे देके बोला आप मंगा दो क्या? मंगवा लो। मोबाइल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और 2 कंप्यूटर है मेरे पास घर पे, मोबाइल नहीं मिलेगा। मोबाइल चाहिए, पैसे कमा के खरीदो। ये ऑडिटिंग है। जो बच्चे दूध पीते बच्चे पीलिया की बीमारी से मर जाते हैं, उनको उनकी मां की ममता की वजह से वो मारे जाते हैं, क्योंकि मां बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ पा रही, जबकि डॉक्टर कह रहा है कि बंद कर दो। यानी उसके लाड़ ने उसकी जान ले ली। क्या ये गलती बाप नहीं करता? जब सबसे ज्यादा खुश होता है औलाद से, उस वक्त वो सबसे खराब वादे करता है। सबसे खराब वादे उस वक्त करेगा जब सबसे ज्यादा खुश होगा। और सबसे खराब वादा यह कि तुझे मोबाइल फोन दिलवा दूंगा। एक चौथी टिप देता हूं आपको, अपने घरों में, सोसाइटी में किए जाने वाले प्रोग्राम स्कूल और मदारिस के कैलेंडर के हिसाब से कीजिए। अपने प्रोग्राम के हिसाब से स्कूल और मदारिस की छुट्टी मत करवाओ। तुम्हारा बच्चा स्कूल को लेकर उस दिन ही अपने जज्बात खो देता है जिस दिन एक बाप अपने बच्चे को यह कहता है, तेरे हेडमास्टर को तो मैं बोलूंगा तो उसका बाप भी छुट्टी देगा 10 दिन की। आपने उसी दिन बच्चे की निगाह में उसकी पूरी स्कूल, उसके तमाम टीचर्स और उसके पूरे सिस्टम को उसकी निगाह में इज्जत से उतार दिया। अपने जितने प्रोग्राम हैं, आप अपने घरों में जो भी फंक्शन करते हैं, मैं समाज सुधार के ऊपर आपको ज्ञान नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि वो सुधार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा हमसे, इन बच्चों से हो जाएगा। अगर आपको, जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश की, अगर आप वो थोड़े टिप्स पे अगर आप अपनी जिंदगी को ले जाएं तो शादी, सगाई, देरी से किए जाने वाले और बाकी वो सभी तरह के फंक्शन जिसकी मैं कोई शरई और साइंटिफिक हैसियत के ऊपर कोई बहस नहीं करता आपसे, तुम्हारे जचे जो करो, लेकिन
उसकी जो टाइमिंग है वो तो कह सकता हूं ना मैं, स्कूल और मदारिस के हिसाब से कर लो। शादियां तो मई जून की छुट्टियों में कर सकते हो ना। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप स्कूल का कैलेंडर उठाइए, उसमें एक एक दिन कितने फालतू फालतू के काम हम करते रहते हैं ना। गेम खेल रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं, और बच्चे को कह रहे हैं तू गेम्स मत खेलना, ऐसे थोड़ी होता है। स्कूल का कैलेंडर उठाइए, उठाने के बाद में 365 दिन का हर कैलेंडर होता है, कभी कभी 366 दिन का होता है। 2024 का कैलेंडर 366 दिन का है, क्योंकि फरवरी 29 की है। आप उसमें से सिर्फ यह पता कर लो स्कूल जाने वाले दिन कितने हैं बच्चे के। इसको हम बोलेंगे स्कूल गोइंग डेज, और सरकार की तरफ से दी जाने वाली छुट्टियां कितनी हैं। आपका हिसाब मैं बता देता हूं मोटा मोटा क्या निकलेगा। 7.5 से 8 महीने, 52 तो संडे ही हो गए, तो 2 महीने तो सिर्फ इतवार इतवार में चले गए। फिर करीब 2 महीने की छुट्टियां गर्मी सर्दी की मिला के हो जाती हैं। 12 में से 4 गए, कितने हुए जी? 8। और करीब भारत राजस्थान में करीब 20-21 गजेटेड हॉलीडेज हैं, जिनको हिंदी में राजपत्रित अवकाश कहते हैं। 21 वो हो गए। 9 छुट्टियां और आगे पीछे की मान लो, कितने महीने हुए जी? 5 महीने हो गए हैं? 5 हुए, 12 में से 5 गए, ठीक है जी। 1 महीने की छुट्टियां तुम दिलवा रहे हो उसको, अलग अलग वजहों से। बच्चा पहले से ही 7 महीने पढ़ रहा है, जिसको तुम वन ईयर कह रहे हो ना, वो एक्चुअली 7 मंथ्स है। आपका दिमाग उड़ जाएगा अगर मैं उसको घंटों में कैलकुलेट करने बैठ गया, कि जिसको तुम 1 डे कह रहे हो, तो स्कूल की तालीम के हिसाब से 24 में से 5 ही घंटे हैं। अब अगर मैं 24 घंटे 7 महीने के कैलकुलेट करके इधर 5-5 घंटों के हिसाब से 24 घंटे का एक दिन बनाऊं, आपको ताज्जुब होगा कि वो जो टाइम वो स्कूल में दे रहा है वो 1-1.25 महीने से ज्यादा का नहीं है। आप 1 डे किसको मान रहे हो? कौन सा 1 डे? एक दिन मतलब क्या? 5 घंटे ना। 5 घंटे को एक दिन कह रहे हैं, कितनी बड़ी बेईमानी है। चलिए उसको एक दिन मान लेते हैं, और उसके बाद में यह बेतकल्लुफी तुम बच्चे के जहन में डाल रहे हो, मैं भी डाल रहा हूं, आप भी डाल रहे हो। वो क्या? तुम्हारे मास्टर को तो मैं देख लूंगा, अभी छुट्टियां नहीं लेंगे तो कब लेंगे। अपनी सुविधा देखेंगे स्कूल वालों की नहीं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की सुविधा देखो। जो चीज मेरी तरफ से जैसी नजर आ रही है, अंग्रेजी में बोलते हैं पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, उधर जाते ही वो तस्वीर बदल जाती है। जो मेरे हिस्से का 6 है वो तुम्हारी साइड से 9 है। मैंने अगर इधर से 6 लिखा तो तुम्हें 9 नजर आएगा वो। तो तुम ये नहीं कह रहे हो अपने बच्चे को कि तुम्हारे टीचर्स को देख लूंगा, छुट्टियां नहीं लेंगे तो कब लेंगे। आप स्कूल पे धौंस नहीं जमा रहे हैं, उधर जाके देखो अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हो तुम। जो टिप मैंने दिए हैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती कीजिए, उसका कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए। 2, घर में कम से कम एक छोटी जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप किताबें रखें और बच्चे के सामने पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिए, जो भी भाषा तुम्हें आती हो। बात नंबर 3, कंप्यूटर नहीं, बच्चे को मोबाइल नहीं, कंप्यूटर चाहिए। बात नंबर 4, स्कूल के कैलेंडर से अपने जिंदगी के कैलेंडर को सेट करो, अपने घर के कैलेंडर से स्कूल के कैलेंडर को चलाने की कोशिश मत करो। और उसके असातिज़ा की इज्जत उसकी नजरों में न घटाओ, क्योंकि उनका मकाम यूं भी शरीयत में बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा मैं करियर पे बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट के अलग अलग मौजू पे आपको मैं और भी काफ़ी गुफ्तगू कर सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगली बार फिर बुलाया जाऊंगा। आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे से अभी या इस फंक्शन के बाद कहीं पर भी मुझे रोक के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई जुमला गैर शरई निकला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ करे।
अगर कोई अच्छी बात हुई हो और आपको अच्छी लगी हो तो दुआ दीजिएगा, कोई बात ख़राब लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।